चलो हेडिंग डाली सबने, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। यस मैम। ओके, तो हमने पहले थोड़ा ब्रीफ में ये पढ़ा था, तो कोई बताएगा मुझे क्या होते हैं? मैम कॉमर्शियल बेस्ड टेस्ट होते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा था टीचर्स में टेस्ट वर्सेस स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये वही है मैम? हाँ, ये वही है जो कमर्शियली डेवलप्ड किए जाते हैं फॉर मैम ये लार्ज। हाँ, मैम नहीं, आप बताइए। नहीं बताओ, कुछ तो मैम ये बताया होगा। हाँ मैम, इसमें आपने ये बताया था कि ऐसा नहीं है कि क्लासरूम तक सीमित जो एग्जाम्स आ रही है हायर लेवल के होते हैं। मैम इसमें ये बताया था आपने जैसे कि हर जगह का सिलेबस अलग अलग होता है, तो वो उस तरह बनाना होता है कि सब लोग से सब सॉल्व कर पाए, उस तरह उसे बनाना होता है। हाँ, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को असेस करते हैं, ठीक है, और दे डू नॉट हैव एनी बाउंड्रीज, दे डू नॉट हैव एनी कंट्रीज, ठीक है, कोई रीजन वाइज नहीं होता, कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको यूएस जाना है और आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो वहां पे आपको एक लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना पड़ता है फिजियोथेरेपी का। आई होप सबको पता होगा ये बात। यस मैम। हाँ, तो वो दैट टेस्ट कम्स अंडर स्टैंडर्डाइज टेस्ट, क्योंकि उसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी नेशनल्स जो होते हैं जैसे इंडिया हो गया या बांग्लादेश, यूरोप, सारे उसको जो है असेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना पड़ता है, ठीक है। अब क्या है, जो फिजियोथेरेपी है वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन या यूरोलॉजी कुछ भी चेंज तो होगा नहीं दूसरे देश में जाने से, ठीक है, तो वो सारी चीजें कॉमन रहती हैं। समझ में आया? तो क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं कि किसी भी देश का नागरिक उसे आराम से सॉर्ट आउट कर सके, ठीक, समझ में आई ये बात? यस मैम। हाँ, तो दिस वाज ओनली एन एग्जांपल। अब ये तो इंटरनेशनल हो गया, नेशनल लेवल पे भी इतने सारे टेस्ट होते हैं, जैसे गेट हो गया, कैट आप लोग देते होंगे, और नीट। इसमें क्या है, इसमें हमारे नेशनल बाउंड्रीज को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। क्या, पहली बात कि आपको इंडियन नेशनल होना जरूरी है, ठीक, बाहर के इंसान को नॉट अलाउड टू गिव द नेशनल एग्जाम्स, एंट्रेंस ओपन एग्जाम्स। दूसरी चीज, अब साउथ में क्या पढ़ाया, ईस्ट में क्या पढ़ा रहे हैं, वेस्ट में क्या पढ़ा रहे हैं, हर जगह का सिलेबस थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, टेक्स्ट बुक्स बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना, लेकिन मेन टॉपिक्स वही रहते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि सर के बजाय पैर आ जाएगा, ठीक है ना, रिलेशन तो वही रहेगा, लेकिन आपका वे ऑफ टीचिंग बदल जाएगा, वे ऑफ लैंग्वेज बदल जाएगा। समझ में आया? तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए नेशनलाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनाए जाते हैं, जिसमें बच्चे अपीयर करते हैं हर लेवल पे, और उनको उसी के अकॉर्डिंगली जज किया जाता है। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक, तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो हमारे कमर्शियल बेस्ड टेस्ट होते हैं। कॉमर्शियल बेस क्यों? क्योंकि इनकी दे आर नॉट स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है ना, इनका क्या होता है, ये नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के टेस्ट होते हैं। इनफैक्ट ये स्टेट लेवल पे भी इनको नहीं माना जाता है। जैसे कि स्टेट लेवल का कोई टेस्ट का एग्जांपल दो। सीपीएमटी। सीपीएमटी, यूपीटीयू, ठीक है ना, तो ये स्टेट लेवल टेस्ट हुए। अब इसमें क्या है, हमको पता है कि एक स्टेट में क्या सिलेबस चल रहा है, अपने यूपी में क्या सिलेबस चल रहा है वो हमको पता है। तो कभी आपने आपस में भी सुना होगा कि अगर सीपीएमटी का पेपर देने जाते हैं तो क्या बोला जाता है, अरे यार यूपी बोर्ड से पढ़ लेना, ठीक है ना, मैक्सिमम उसमें यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक स्टेट लेवल टेस्ट है और जो यूपी बोर्ड है वो एक स्टेट लेवल बोर्ड है। तो ऐसा है कि जो मेन क्वेश्चंस होते हैं या जिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है वो कोशिश करी जाती है कि एक बोर्ड स्पेसिफिक हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे हमारा सीपीएमटी होता है, ऐसे ही हर एक स्टेट के अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं,
ठीक है, गुजरात का अलग होता है, महाराष्ट्र का अलग होता है, समझ में आया? तो इस चीज को अलग रखना, नेशनल लेवल अलग है, स्टेट वाइज अलग है। उसके बाद यूनिवर्सिटी वाइज आता है, ठीक, जैसे कि कभी डीयू के एग्जाम्स दिए, डीयू का सिलेबस एकदम अलग होता है, एएमयू का सिलेबस एकदम अलग होता है, ठीक है ना। जब एएमयू का एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर ये बोला जाता है कि एएमयू की जो 9th-10th की बुक्स है वो जरूर पढ़ लेना, या 12th की बुक्स जो चलती हैं वो पढ़ लेना। उसमें क्या है, क्राइटेरिया एएमयू ही रह जाता है, ठीक है, समझ में आई ये बात? लेकिन सिलेबस वही रहेगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आता। ऐसा नहीं है कि गोरखपुर में बैठा हुआ इंसान एएमयू का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दे सकता, सिलेबस तो वही है, बायो तो नहीं बदल जाएगी। हाँ ये है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अलग हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। ठीक है। अब स्टैंडर्ड अलग कैसे होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज के अपने कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं। डीयू में आपको एक एडिशनल पेपर मिलेगा लैंग्वेज का, ठीक है, जो और कहीं नहीं मिलता है। अगर कभी डीयू का कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया हो तो उसमें ध्यान देना, ठीक है ना। सेम गोज विद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पर कई बार कई सारे एंट्रेंस में उर्दू का पेपर कंपल्शन हो जाता है, मतलब पेपर में थोड़ा पोर्शन उर्दू का आएगा ही आएगा, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। हाँ, अब ये क्यों होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम्स हैं एंट्रेंस ही, आप उसको नेशनल लेवल पे भी दे सकते हो। एम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी ओपन है, डीयू इंटरनेशनल लेवल पे भी ओपन है। तो यहाँ क्या है, लैंग्वेज का पेपर देना इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरी यूनिवर्सिटी में विदेशी स्टूडेंट लाते हो तो कई बार क्या होता है, जैसे सऊदीया है, वहां की बेसिक लैंग्वेज अरबिक है, ठीक है, तो अरेबिक का एग्जाम भी उनको पास करना पड़ता है एंट्रेंस देने से पहले, ये बेसिक होता है। जब आप डीयू में आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो किसी भी कोर्स में, तो जब एंट्रेंस देते हैं हम लोग, मैं स्पेसिफिक कोर्सेज की बात कर रही हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लैंग्वेज का एक अलग से पेपर आता है। अब वो लैंग्वेज आप कोई सी भी चूज कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शंस में से, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सी आती है। ये एक नया एडिशन है, ठीक है ना, ये थोड़े टाइम पहले तक नहीं था। अब तो लैंग्वेज 8th-9th स्टैंडर्ड से भी शुरू हो जाती है स्कूल्स में, ठीक है ना। अब ये चेंज नहीं है एक्चुअली, ये अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट क्यों किया गया है, क्योंकि जितने भी नेशनलाइज्ड लेवल एग्जाम्स हैं जिन्हें हम स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग बोलते हैं, उसमें दे आर एडिंग एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज का फायदा क्या है, लैंग्वेज का फायदा ये होता है कि जब आप स्पेसिफिक लोकेशन के एग्जाम्स देते हो, मान लीजिए आपको जर्मनी जाना है, आपने जर्मनी का कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो वहां पे आपको बेसिक जर्मन लैंग्वेज का एक अलग से पेपर देना पड़ता है, ठीक है ना। ये अभी हमारे भारत देश में हिंदी भाषा के लिए शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मुस्लिम्स के अकॉर्डिंगली इसको उर्दू भाषा का स्टार्टिंग बहुत पहले से है। अगर आप किसी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सोचते हो तो आपको एक छोटा सा सेक्शन उर्दू का पास करना ही पड़ता है, ठीक है। कुछ समझ में आया इतनी सारी बातों में? यस मैम, आ रही। समझ में आ गया? तो चलो थोड़ा सा लिखते हैं, हेडिंग डालो स्टैंडर्डाइज टेस्ट। कोई चला गया, चलो कोई नहीं। दीपान्विता का लेफ्ट हुआ है। ओके, तो लिखो, these tests are these tests are created by a team of experts, created by a team of experts coming from a commercial testing company, coming from a commercial coming from a commercial testing company
who before prescribing any test, who before prescribing any test consults the subject teachers, classroom teachers, and university faculties, and are administered in a standardized way, in a standardized way. In a standardized way. ठीक है, तो कोई भी नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले एक बार जो ये कंपनीज बनाती हैं वो क्लासरूम लेवल तक जाती हैं. मतलब कि अगर मैं आपकी सब्जेक्ट टीचर हूं और आपको पेडागॉजी का टेस्ट देना है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि देना पड़ता है, ठीक है, तो एक बार वो हमसे भी पूछेंगे कि आपने क्या क्या डिटेलिंग पढ़ाई है, ठीक है ना. प्लस हमारे सिलेबस को देखेंगे, प्लस यूनिवर्सिटी में जो और फैकल्टीज हैं अगर उन्होंने भी कुछ पढ़ा है तो उनसे भी पूछा जाएगा. तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ नोवेयर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना. ये चीज पे कभी गौर करना, जब आप कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट देते हो तो यू कैन नॉट क्वेश्चन कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, क्योंकि वो आ ही नहीं सकता है. बिफोर मेकिंग एनी पेपर, lot of people are involved in its construction. समझ में आया. हाँ, ये हो सकता है कि वो आपको ना पढ़ाया गया हो या यू वर लॉस्ट जब वो पढ़ाया जा रहा था. समझ में आई बच्चों? यस मैम. चलो अब इसमें आगे पॉइंट्स में 1 2 3 4 करके लिखना. पहला पॉइंट लिखो, these tests are designed for dash लगा के लिखो, checking the ability of a student, for receiving the same question with same directions and with same amount of time limit. On a very large scale. ठीक है, एक ही सवाल का जवाब लाखों करोड़ों बच्चे देते हैं जब कोई भी नेशनल इंटरनेशनल एंट्रेंस एग्जाम होता है. ठीक है, सेम लिमिट ऑफ टाइम होती है, सेम क्वेश्चन होता है, सेम डायरेक्शंस फॉलो किए जाते हैं. ठीक है, तब आप उस बच्चे की एबिलिटी देखते हैं कि वो कितना उसको सही या गलत कर पाता है.
सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, सेकंड पॉइंट लिखो, these tests provide various amount of knowledge and ability to judge a child on a national, international or state level. National, international or state level. लिखा? यस मैम। अब इसमें नीचे लिख लो, कोई भी टेस्ट का एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल NPTE, कैपिटल में लिखना, NPTE, नेशनल फिजिकल थेरेपी एग्जामिनेशन, नेशनल फिजिकल थेरेपी एग्जामिनेशन। यहां नेशनल लगा हुआ है तो ध्यान देना। which is conducted throughout the United States for testing the general knowledge of physical therapy। फिजियोथेरेपी को फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं बेटा। जनरल नॉलेज ऑफ, एक मिनट, हाँ क्या बोला मैंने, सबको सारी बीमारियां भी हो जाएंगी। बताना बेटा लास्ट पॉइंट क्या बोला। मैम NPTE which is conducted throughout the United States for testing the general knowledge of physical therapy, for testing the general knowledge of physical therapy among the nationals of US, ठीक है। अब इसमें जो अमंग द नेशनल्स लिखा है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना। ये नेशनल एग्जाम है जो वहां के इंटरनल बच्चों, देखो इंटरनल निकल रहा है, जो वहां के ही नागरिक बच्चों के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं, तो जब आपको कहीं पर भी लाइसेंसिंग देनी होती है तो उसके लिए यू नीड टू पास एन इंटरनल एग्जाम। तो दिस इज बेसिकली लाइसेंस, लिख लो, it is basically a licensing exam
It is basically a licensing exam for US nationals. For US nationals या for US citizens. समझ में आया बच्चों? यस मैम। अब हमारे देश में तो देने की जरूरत ही नहीं है, हमारे यहाँ सब पढ़ाई करके इंटेलिजेंट हो जाते हैं, है ना? नेक्स्ट लिखो बेटा जी। ये एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम का मतलब समझ में आया? अगर अभी कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैम क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। यूजेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। क्यों हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग यूज करते हैं, जरूरत क्या है? तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, पहले पॉइंट वाइज लिख लेना, फिर उसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला लिखो, assessing students progress, assessing student progress in a wider context, in a wider context, assessing students progress in a wider context. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखा ये वाला, नेक्स्ट लिखो, diagnosing student strength, diagnosing student strength and weakness, diagnosing student strength and weakness. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, थर्ड, selecting student for a particular, selecting student for a particular or specific program, selecting student for a particular or specific program. नेक्स्ट लिखो, assessing teachers planning, assessing teachers planning. ब्रैकेट में लिखो, assisting referred norms, assisting referred norms, NORMS, norms. लास्ट पॉइंट लिखो, promoting accountability, promoting accountability.
लिखे सारे पॉइंट्स? वो भी राइट जलाई। चलो, तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? पहला हमारा था असेसिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट। तो ये भाई बिल्कुल सही बात है। अभी क्या है, क्लास लेवल पे, क्लासरूम लेवल पे क्या होता है कि ये बच्चा होशियार, वो बच्चा होशियार, वो बच्चा टॉपर, है ना। लेकिन जब हम किसी एग्जाम में बैठते हैं तब पता चलता है कि असली टॉपर कौन है। जो बंदा वो एग्जाम क्रैक कर ले, ही इज अ टॉपर इन ऑल एस्पेक्ट, है कि नहीं? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टूडेंट की इंटेलिजेंस, उसकी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं एट अ वाइडर लेवल, ठीक है ना। तो लिखो इसमें पॉइंट्स डाल डाल के, पहला पॉइंट लिखो, लिखो these tests are conducted these tests are conducted to acknowledge the intelligence and use of knowledge of an individual student at a very higher level and among large number of population, ठीक है। इसे क्या समझ में आया हमको? एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की, एक विद्यार्थी की नॉलेज और आईक्यू दोनों हम टेस्ट कर रहे हैं एट अ लार्जर नंबर, ठीक है ना। क्लास में तो केवल 10 बच्चों से, 12 बच्चों से, 50 बच्चों से। यहाँ पे क्या है, अगर नेशनल लेवल का बीपीटी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्या होगा, देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन यू आर फाइटिंग विद, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, डायग्नोजिंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसमें लिखो in a standardized test it is important to determine the strength and weakness of a student, as per subject knowledge, as per subject knowledge, as well as
syllabus knowledge, as well as syllabus knowledge. तो ये पॉइंट समझ में आया? कि एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है प्लस उसके सिलेबस की नॉलेज कितनी है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। जब हम लोग कोई भी एंट्रेंस देकर आते हैं, चलो मैं ही बताती हूँ, जब मैंने एएमयू का एंट्रेंस दिया था तो मेरा फिजिक्स का सेक्शन बड़ा टफ आया था, ठीक है, और वहीं पे बायो का बड़ा लीनियंट था, बड़ा इजी सेक्शन आया था। तो ये टफ और लीनियंट तो मेरे हिसाब से हुआ ना, कि हमने फिजिक्स पढ़ी नहीं थी तो फिजिक्स कठिन आ गई, और बायो पढ़ी थी तो बायो इजी आ गई। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ मेरा स्ट्रेंथ क्या रहा, बायो, और वीकनेस फिजिक्स। समझ में आई ये चीज? तो सब्जेक्ट वाइज कई बार ऐसा होता है, जब हम पूरे सिलेबस का एग्जाम देने जाते हैं, बीपीटी में देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस, ठीक है, पूरी 12वीं पढ़नी होती है, तो उसमें हमारे सारे तीनों मेन सब्जेक्ट्स पीसीबी प्लस हिंदी इंग्लिश, अब आजकल एप्टीट्यूड भी ऐड हो गया है, ठीक है ना, और लैंग्वेज भी ऐड हो गई है कई जगह। तो क्या होगा, अब उसमें भी हम लोग अलग कैटेगराइज करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पेपर में भी अलग अलग हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि किस बच्चे का कौन सा सेक्शन ज्यादा अच्छा गया है। किसी ने फिजिक्स अच्छा किया, किसी ने केमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान दिया है, किसी ने बायो अच्छी करी, किसी का नॉलेज बहुत सही था, जीके जनरल नॉलेज भी आजकल ऐड होने लगा है हर एग्जाम में, एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, कहीं पे अंग्रेजी ऐड हो गई है, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज भी ऐड होती है, ठीक है ना। तो दैट डिपेंड्स कि कौन सा सेक्शन आपने ज्यादा अच्छे से किया है। ओवरऑल परसेंटाइल तो आपकी कॉमन काउंट होके आएगी, लेकिन सेक्शन वाइज भी देखा जाता है। अब ये सेक्शन वाइज बेसिक एंट्रेंस एग्जाम में कम और कंपनी वाइज एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा देखा जाता है। कई बार कंपनी अपग्रेडेशन के लिए भी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की जाती है, जैसे आप कहीं पे ऑलरेडी एम्प्लॉय हो, ठीक है, लेकिन आपको अपना अपग्रेडेशन करना है, आपका जो है इंक्रीमेंट होना है, तो क्या होगा, एक आपको स्टैंडर्डाइज टेस्ट पास करना पड़ेगा। वो बनेगा कंपनी लेवल पे ही, लेकिन वो भी स्टैंडर्डाइज ही बोला जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे लोग अपीयर करेंगे, ठीक है। उसमें अलग अलग सेक्शंस देखे जाते हैं कि इसका जो भी उसमें अप्लाई कर रहा है एम्प्लॉय, इसका पर्सनल इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। अब जिसमें ज्यादा होगा उसमें नंबर भी ज्यादा आएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। समझ में आया कुछ मेरी बात बेटा? यस मैम। ओके, बाकी लोग हैं कि निकल लिए? चलो नेक्स्ट लिखो, सेलेक्टिंग स्टूडेंट फॉर स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, यही है ना? यस मैम। ये वाली हेडिंग डालो। लिखो इसमें, sometimes standardized tests are used, sometimes standardized tests are used to judge a student for a specific program, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जीआरई। जीआरई का नाम सुना है? यस मैम। क्या होता है बताओ थोड़ा। मैम ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम होता है, इसमें एप्टीट्यूड इंग्लिश रिलेटेड होता है, फॉरेन इंटरनेशनल एग्जाम होता है यूएस वगैरह के लिए, मेनली यूएस के लिए। यूएस वगैरह नहीं, यूएस के लिए ही होता है बस, और हाँ, कहीं नहीं होता। yes. ठीक है, तो ये हाँ, ये ग्रेजुएशन लेवल का एक अंग्रेजी का एग्जाम होता है जो आपको पास करना पड़ता है। इसी का जैसा एक वो टॉफल भी होता है, यस मैम। ठीक है ना। तब इसमें क्या है,
ये जरूरी क्यों है भाई? हम यूएस एमए भी जा सकते हैं, हम तो अगर हमने फिजियोथेरेपी करी है तो हम तो वो फिजियोथेरेपी का लाइसेंसिंग एग्जाम देके भी यूएस जा सकते हैं, बट ये आपको देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आएगी तो आप यूएस में क्या करेंगे? तो वहां की लैंग्वेज, ये वहां की भाषा का एग्जाम है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अभी हमारे देश में हिंदी का ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो यू हैव टू पास अ जीआरई एग्जाम बिफोर पासिंग एनी अदर लाइसेंसिंग एग्जाम। समझ में आई बेटा जी? तो यहाँ पर जीआरई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना? जीआरई की तरह हर जगह का एक अलग एग्जाम होता है। अगर आपको चाइना जाना है, जापान जाना है, तो वहां के भी लैंग्वेज एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं। जर्मनी जाना है तो वहां का भी एक अलग लैंग्वेज एग्जाम है जो पास करना पड़ता है। उसके बाद आप वहां के लाइसेंसिंग एग्जाम्स दे सकते हो, कहीं पे भी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब करने के लिए, ठीक है? तो इसमें लिखो, जीआरई का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही सबको पता है। तो लिखो फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, GRE। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट नहीं है, इट्स ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। उसके आगे डैश लगा के लिखो इट्स अ नॉर्म रेफर्ड एग्जाम, इट्स अ norm, NORM, norm referred exam, which is used to determine the knowledge of an undergraduate before admitting him or her in a nationalized university. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, these specific program test are used to judge an individual for a certain criteria regardless of your nationality. ठीक है? तो जीआरई के थ्रू हमने क्या देखा कि एक अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन लेवल पे अपनी स्टडी स्टार्ट करेगा, उसकी बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट वाइज प्लस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंग्लिश वाइज, वो कितनी है, ठीक है ना? यस मैम। चलो, और कोई एग्जाम्पल बताओ टेस्ट वगैरह, अगर इंटरनेशनल बेटा आप लोगों को कुछ पता हो तो। मैम आइलेट्स है, टॉफल है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम कहीं भी पढ़ने जाते हैं दूसरे कंट्री में, तो
बेसिक हमारा होता है कि एक तो लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना, प्लस हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज। ये दो चीजें देखी जाती हैं जो किसी भी स्टैंडर्ड को मेंटेन करती हैं। ये बात समझ में आई? तो जब हम किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे ज्वाइन करने की सोचते हैं यूनिवर्सिटी को, तो कोई भी जैसे यूनिवर्सिटी हो, जैसे अगर आपने पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो पिट्सबर्ग का अपना एक लेवल का टेस्ट होगा, यूनिवर्सिटी लेवल, प्लस उनका एक नेशनलाइज्ड लेवल टेस्ट होगा, ठीक है ना, प्लस एक लाइसेंसिंग एग्जाम अलग से होगा। और ये हर कंट्री का स्पेसिफिक होता है, क्योंकि लोग अमेरिका ज्यादा जाते हैं, इसीलिए अमेरिका का ज्यादा सबको पता है, होता हर कंट्री में है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अप्लाई करोगे तो वहां के भी आपको 3 अलग अलग एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं। इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी ये शायद आप लोगों ने सुना हो कि लोग रशिया जाके एमबीबीएस करके आ जाते हैं, सुना है कभी? यस मैम। हाँ, तो वो रशिया वालों को इंडिया में 3 महीने का एक कोर्स या सिलेबस पास करना पड़ता है, उसके बाद एक नेशनलाइज एग्जाम देना पड़ता है भारत देश में प्रैक्टिस करने से पहले। ये पता है? यस मैम। हाँ, अदरवाइज वो रशिया के डॉक्टर्स के पास कोई नहीं जाता। ठीक, अब ऐसा क्यों है? ह्यूमन एनाटॉमी बदल गई क्या? एनाटॉमी तो नहीं बदली, चाहे तुम इंडिया में रहो, चाहे रशिया में रहो, चाहे कहीं पे भी रहो, ह्यूमंस आर ह्यूमंस। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, हर जगह की किताबें, हर जगह का सिलेबस सेम नहीं होता है। तो हमारे देश की में प्रैक्टिस करने से पहले वहां के रेशियल सब्सटेंसेस को पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे जब हम लोग पढ़ाई करते हैं मेडिसिन में, आपने कई सारी बीमारियां पढ़ी होंगी जो कि रेस से रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। रेस समझते हो, अलग अलग रेसेस? यस मैम। हाँ, तो अलग रेस की अलग बीमारी होती है, ठीक है ना। तो रशिया वाले तो अपनी रेस की बीमारी पढ़ाएंगे, और हमारे देश में रेशियल सब्सटेंसेस काफी कम पाए जाते हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ की जो नॉलेज है, जो हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं मेडिसिन की, सर्जरी की, वो थोड़ी अलग होती है अदर कंट्रीज से। इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए ये, लेकिन सिर्फ अभी एमबीबीएस के लिए ही स्टार्ट है और किसी उसके लिए स्टार्ट नहीं है। तो आपको एक एग्जाम पास करना पड़ता है, अदरवाइज अदरवाइज अब गांव कूचे में जाके डॉक्टर साहब बन जाओ तो अलग बात है, पर नेशनल लेवल पे तो यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस, ठीक है ना। समझ में आया? ओके। यस मैम। चलो फिर नेक्स्ट लिखो। चौथा पॉइंट क्या था? असेसिंग टीचर्स प्लानिंग। हाँ, टीचर की प्लानिंग, असेसिंग टीचर्स प्लानिंग या असिस्टिंग द नॉर्म्स। इसमें लिखो norm referred or criteria referred standardized test are helpful for a teacher or a mentor, are helpful for a teacher or a mentor before making any decision for an individual student. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, sometimes it is very difficult for a teacher
sometimes it is very difficult for a teacher to identify the strength and weakness, to identify the strength and weakness among his pupils, among his pupils. So in order to clarify, in order to clarify and distinguishing among the students certain criteria and norms are applied by the teacher. Certain criteria and norms are applied by the teacher. So लिखा, so that a clear judgment is passed. A clear judgment is passed and no biasing is done. And no biasing is done. ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा. कई बार क्या होता है कि कई बार सुना है कि यार एमबीबीएस का एग्जाम थोड़ा अच्छा गया, एंट्रेंस एग्जाम, मोस्ट ऑफ द पीपल क्लियर्ड. ठीक है, फिर क्या होता है, जब मोस्ट ऑफ द पीपल क्लियर कर लेते हैं तब हम उनको कैसे वो करेंगे आइडेंटिफाई कि कौन सा किस लेवल पे जाने का है, कौन सा किस स्टैंडर्ड का है. तब क्या होता है, जनरल उसमें एडिशंस किए जाते हैं क्राइटेरिया बेस्ड. ठीक है, अब वो एडिशंस क्या होते हैं, आप लोग जब एग्जाम देते हो या सुना होगा तो क्या होता है, कई जगह वॉक इन इंटरव्यू होता है, कई जगह रिटन होता है, कई जगह रिटन के बाद इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है. ये चीज सबने सुनी है कि एंट्रेंस भी देना है और इंटरव्यू भी होगा. यस मैम, सुना. हाँ, तो अब जब एंट्रेंस दे ही रहे हैं तो इंटरव्यू की क्या जरूरत है भाई. ठीक है ना. तो अब क्या होता है, एंट्रेंस तो निकाल लिया समहाउ, क्योंकि उसमें सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चनर होता है, दिस इज ऑल ऑप्शनल. ठीक है ना. ऑप्शनल में क्या मतलब हुआ, टिक लगाया और सही हो गया. अब हमें पर्सनल लेवल पे भी समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट कैसा है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है ना. यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है. तो क्या होता है, वहां पे इंटरव्यू पर्सनल बेसिस पे कंडक्ट करवाए जाते हैं. ठीक, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है काउंसलिंग. काउंसलिंग अपीयर करी है आप लोगों ने. यस मैम. काउंसलिंग में क्या होता है बेटा, बताओ जरा. मैम उसी में डिसाइड होता है मार्क्स के अकॉर्डिंग सीट मिलेगी या कौन सी स्ट्रीम मिलेगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने एक स्टैंडर्डाइज लेवल का एग्जाम दिया, सर्टेन नॉर्म्स और क्राइटेरिया पास करके, उसके बाद क्या होता है कि डिफरेंशिएट करना टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. यहाँ पे टीचर का मतलब मैं टीचर नहीं, आप टीचर नहीं. यहाँ पे टीचर का मतलब होता है इंस्टीट्यूट या जो भी बॉडी उसे कंडक्ट करवा रही है. तो ये लेटेस्ट एडिशन हुआ है. लेटेस्ट मतलब पिछले 10-15 ईयर्स में हुआ है कि दे हैव स्टार्टेड एडिंग इंटरव्यूज एंड काउंसलिंग्स. अब उसमें क्या है, दोनों ही जो
जो पार्टीज हैं उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो अगर जैसे मुझे है, मेरा CPMT निकल गया और मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो क्या होगा, मुझे प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है ना। कैसे प्रेफरेंस दी जाएगी, दे विल आस्क मी कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है। तब मेरे अपने ओपन व्यूज होंगे, ओपन पॉइंट्स होंगे कि भाई हमें आगरा में लेना है, या वट एवर यू हैव टू से, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग ही फिर सीट्स ओपन होती हैं और बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक प्रेफरेंस दिया गया अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, और फिर ऐसे ही धीरे 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 जो लास्ट वाले होते हैं वो उनको फिर प्राइवेट कॉलेज मिलता है। प्राइवेट में भी अलग अलग होता है, ठीक है ना। प्राइवेट में भी कम फीस वाला, ज्यादा फीस वाला, ज्यादा नाम वाला, कम नाम वाला, दैट ऑल डिपेंड्स। समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस मैम। ओके, सारा समझ एक को ही आ रहा है। चलो, लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? लास्ट था हमारा प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी। प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी, इसमें लिखो ये क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैम हिंदी में कैसे बोले, जवाबदेही। रिलायबिलिटी, आप किसके ऊपर कितना अकाउंट करते हो। मुझे लगता है ना अंग्रेजी का सेक्शन हर एग्जाम में ऐड कर देना चाहिए। हिंदी का सेक्शन ऐड करना चाहिए मैम। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो हिंदी का ऐड करना चाहिए। हाँ, कोई भाषा तो जानो, ना हिंदी आए ना अंग्रेजी आए। अकाउंटेबिलिटी इज एन इंग्लिश वर्ड विच मीन्स आप किसके ऊपर कितना भरोसा करते हो, ठीक है। तो जितने भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो काफी भरोसे के लायक होते हैं, क्योंकि उसमें चीटिंग कम हो सकती है, ठीक है ना। चीटिंग तो नील के बराबर होती है। समझ में आया? मतलब आपने जो टिक किया है दैट इज करेक्ट या दैट इज रॉन्ग, दो ही चीजें हो सकती हैं, उसमें आप ज्यादा कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, यहाँ पे वो नहीं चलता है कि अरे वो मेरा रिश्तेदार है तो उसका करवा देना भैया, उसका निकलवा देना भैया। वो सब कब होता है? जब हम इंटरव्यू लेवल पे जाते हैं। तो आपको एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो अपने ही दम पे पास करना पड़ता है। तो प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी मतलब इफ यू आर पासिंग एन एनी टेस्ट which is national, international, or even a state level, this means ki yes, you have done something and you were so much accountable to the standard of the test. समझ में आई ये चीज? लेकिन जब हम इंटरव्यू लेवल पे आते हैं तब ये चीजें काम नहीं करती हैं, वो भी कंट्री स्पेसिफिक हो गया। चलो लिखो, इसमें लिखो, these tests are subjected to the these tests are subjected to the public interception, to the public interception, 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 for more accountable, for more accountable as compared with other local tests, as compared with other local tests. More accountable. More accountable as compared to other
लोकल टेस्ट, लोकल टेस्ट का मतलब यहां पर सिंपल यूनिवर्सिटी बेस्ड टेस्ट, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपना कोई टेस्ट निकाला, साई कॉलेज ने कोई अपना टेस्ट निकाला, या अमंग द कॉलेज टेस्ट, ठीक है, नारायणा ने अपना टेस्ट कोई निकाला, एंट्रेंस दे रहा है बच्चा, अरे मतलब एंट्रेंस में अपीयर हो गया ना तो हो जाएगा, होता है ना कि खाली अपीयर हो जाओ, करवा तो हम देंगे, वो चीज यहाँ नहीं होती है। तो ये क्या है, पब्लिकली इट इज मोर इंटरसेप्टेबल। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक नजर आती है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर रीवैल्यूएशन, ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ भी है, रीवैल्यूएशन के चक्कर में जितने भी नेशनलाइज टेस्ट हैं कैंसिल होके दोबारा भी हुए हैं, ठीक। पर उसके लिए यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं तो सही करके आया था, मेरा क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, in standardized testing procedure, in standardized testing procedures, the government is more responsible, the government is more responsible and answerable for any flaws in the conduction of exam, for any flaws in the conduction of exam। मतलब कि जितने भी स्टैंडर्डाइज लेवल के टेस्ट होते हैं, एक मिनट बेटा, क्या बता रही थी मैं, क्या बता रही थी, भूल गई। हाँ, अगर किसी भी स्टैंडर्डाइज एग्जाम में कोई भी फ्लॉ होता है, कोई भी गड़बड़ होती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट डायरेक्ट जिम्मेदार होती है, ठीक है ना। समझ में आई ये चीज कि होता है ऐसा कई बार, अगर आप लोगों ने देखा हो तो लोग आरटीआई डालते हैं कि ये एग्जाम ऐसे कैसे कंडक्ट हो गया, या इसमें एक ही रीजन के क्वेश्चंस क्यों आए, लोग डालते हैं। समझ में आई ये चीज, वो लोग जिनके पास बहुत टाइम होता है आरटीआई डालने का। तो ये पॉइंट समझ में आए सारे बेटा, एक बार पढ़ो 2 मिनट और फिर पूछो मुझसे। आगे बढ़े, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको सब समझ में आ गया। हाँ मैम अभी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। इसमें लिखो फटाफट, पहला पॉइंट लिखो जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट। दूसरा लिखो सब्जेक्ट असेसमेंट, सब्जेक्ट असेसमेंट।
फिर नेक्स्ट लिखो डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें ब्रैकेट में लिखना फॉर टेस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज, फॉर टेस्टिंग skills and abilities। फिर नेक्स्ट लिखो एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें ब्रैकेट में लिखो प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। एप्टीट्यूड टेस्ट ब्रैकेट में लिखो प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। ठीक है, लिखा सबने? यस मैम। चलो इसका डिटेल हम लोग बाद में करेंगे, अभी पूरा पढ़ो और पूछो मुझसे क्या रह गया, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। कौन नहीं है आज? सब लोग तो दिख रहे हैं। कुछ पूछना है? मैम अभी तो समझ में आ रहा है, बाद में देख